हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लाए क्लास नंबर केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2। और इससे पहले हम कर चुके हैं केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1, जिसके अंदर हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या है। और उससे उसके अंदर हमने जाना था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। उसके बाद हम आगे आए तो हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना था। देखो होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस में हमने बताया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन एज होमोजीनियस, और जिसमें हमने सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर हमने सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। तो सॉल्यूशन की जब भी हमने डेफिनेशन दी थी तो हमने 3 बातों को याद रखा था। पहली बात कि जो मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजीनियस हो। दूसरा, जो भी कंपोनेंट हम मिला रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होनी चाहिए, आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं वो जो भी लिक्विड है, जैसे कि वाटर है तो वाटर के अंदर वो सॉल्युबल होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी थी। तो फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेस अमाउंट में, एक मोर अमाउंट में। जो लेस अमाउंट में होता है उसे हमने सॉल्यूट बोला था, और जो मोर अमाउंट में होता है उसे हमने सॉल्वेंट बोला था। ये सारी क्लास हमारी हो चुकी है, तो मैं फटाफट से रिपीट कर लेते हैं हम, ताकि हमें वो फ्लो बन जाए। उसके बाद हमने एक्वसस और नॉन एक्वसस के बारे में सुना था, जलीय और अजलीय विलीन के बारे में सुना था। और उसमें हमने बोला था कि अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी हमारा एक्वसस होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट अदर देन द वाटर है तो उसे हमने नॉन एक्वसस सॉल्यूशन बोला था। ये भी बात हमारी हो चुकी थी। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का जो नेचर है वही सॉल्यूशन का नेचर भी होगा। उस बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। और इस पूरी यूनिट के अंदर हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, तो हमने उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। आज जो हम चालू कर रहे हैं वो है हमारा कंसंट्रेशन क्या है और कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सारी टर्म्स में से हम उन सबको क्वेश्चंस के साथ भी सॉल्व करेंगे। तो पहला ही टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन, सांद्रता। देखो कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या चीज़ है। कंसंट्रेशन, सांद्रता, देखो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मान लो हम 2 बर्तन ले लेते हैं, या 2 भी कोई भी ग्लास वगैरह ले लेते हैं, और इसके अंदर हमने 100 ml पानी भर दिया है, 100 ml वाटर भर दिया है। इसके अंदर भी 100 ml वाटर है, और इसके अंदर भी 100 ml वाटर है। पानी हमने कितना भर दिया है, 100 ml पानी भर दिया दोनों में। अब हमने क्या किया, इसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डाल दी, इसके अंदर हमने 4 चम्मच शक्कर डाल दी। और हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में होता है। हमने ये पूरा पढ़ा था सॉल्यूशन के अंदर। तो हमको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो वाटर है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। और तो ये जो हम शक्कर, ये चीनी जो भी मिला रहे हैं, शुगर, हम ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, तो ये लेस अमाउंट में है इसलिए इसका नाम क्या है, सॉल्यूट। और ये भी लेस अमाउंट में है इसलिए इसका नाम क्या है, सॉल्यूट। तो देखो हम देखें कि इसमें शुगर हमने 2 चम्मच डाली है, और इसके अंदर हमने 4 चम्मच शक्कर डाली है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है, यहाँ पर इस वाले केस में सॉल्यूट कम है, और इस वाले केस में जो है सॉल्यूट ज़्यादा है। और हमें पता है अगर इसमें 4 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे तो ये ज़्यादा मीठा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है उस सॉल्यूशन को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में इसको बोलेंगे सांद्र विलयन। और जब सॉल्यूट कम होता है उसे बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तनु विलयन। और इन दोनों ही केसों में, कंसंट्रेटेड और तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो फिक्स रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने बर्तन जो है ये 100 ml पानी ही लिया है, ये चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो।
तो हमने देखा कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक जगह तो सॉल्यूट कम है और एक जगह सॉल्यूट ज़्यादा है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। भाई एक गिलास है, उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डाली, इसके अंदर 4 चम्मच शक्कर डाली, तो हमें पता है शक्कर की मात्रा इसमें ज़्यादा है और शक्कर ही तो क्या है, सॉल्यूट विलेय है। अगर सॉल्यूट या विलेय की मात्रा किसी भी विलयन में ज़्यादा है तो उसे बोला जाएगा सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट की मात्रा या विलेय की मात्रा कम है तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ से सीखा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है। तो अगर हम देखें तो अब दोनों केसों में सॉल्यूट मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं, अगर हम देखें तो हमको अगर बताना हो कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो बहुत अच्छे से पता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो भी अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसके अंदर, स्पेसिफिक या फिक्स अमाउंट या नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोबारा सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन, तो हम दोनों ही केसों में सॉल्यूट मिलाए हैं और सॉल्यूट की जो मात्रा है, तो देखो अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक या नॉन अमाउंट लिख देते हैं, नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे क्या बोला जाएगा, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई मात्रा सांद्रता कहलाती है। विलायक की निश्चित मात्रा में, देखो विलायक यहाँ फिक्स है और उस विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय की मात्रा घुली हुई है उसे हम बोलेंगे सांद्रता। अगर विलेय की मात्रा कम है तो उसे तनु विलयन, अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा हमको कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन देखो हमारे पास 2 सॉल्यूशन बने, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बार लास्ट बार खत्म करते हैं इसको। अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है तो उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो था क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो जिसके अंदर हम मोलरता ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने ये इस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझा। लास्ट बार कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो। डाइल्यूट का क्या मतलब है, जिसमें डाइल्यूट के सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसे कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट में हमने कंसंट्रेशन से संबंधित समझा, उसके साथ हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हमने देखना है, आगे चल के देखो 3 वर्ड और सीखते हैं, फिर हम टर्म्स चालू करेंगे। और तीनों वर्ड में से पहला वर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं इसको, संतृप्त विलयन। देखो 3 वर्ड एक साथ ही लिख लेते हैं ताकि तीनों ही समझ आ जाए। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको हिंदी में बोलेंगे अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। देखो 3 वर्ड हमारे पास है जिसमें एक में लिखा हुआ है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। जैसे मान लो कि एक गिलास हमने लिया और एक गिलास के अंदर हमने पानी भर दिया, ऐसे ये मान लो ये पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हमने 1 चम्मच शक्कर डाली। क्या डाली हमने, 1 चम्मच शक्कर, और वो घुल गई। फिर 2 चम्मच शक्कर डाली, फिर 3 चम्मच शक्कर डाली और 4 चम्मच शक्कर डाली। तो हमने देखा कि 1 चम्मच शक्कर डालने पर वो घुल जा रही है, 2 भी डाली तो भी घुल जा रही है, 3 डाल रही है तो भी घुल जा रही है। और शक्कर यहाँ पे किसका काम कर रही है, क्योंकि कम मात्रा में, और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट को और घोल सकते हैं, जैसे कि 1 के अलावा 2 भी घोल सकते हैं, 3 भी घोल सकते हैं, 4, और माना कि इसके अंदर 8 चम्मच शक्कर से ज़्यादा नहीं घुल पा रही है,
नॉर्मल कंडीशन में। तो हम 7 तक तो घोल सकते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 6 और 7 चम्मच। तो 7 चम्मच शक्कर हम डालते गए। जैसे जैसे हम देखो, ऐसे गिलास है, उसके अंदर 1 चम्मच डाली घुल गई, 2 चम्मच डाली घुल गई, 6 चम्मच डाली घुल गई, 7 चम्मच डाली घुल गई। इसका मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा को घोला जा सकता हो, सॉल्यूट डिजोल्व, सॉल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन के अंदर घुल सकता है, जैसे कि चम्मच एक से लेकर 7 चम्मच शक्कर तक सॉल्यूशन के अंदर आराम से घुल पा रही है, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोला जाएगा। सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन के अंदर घुल रहा है तो उसे बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। लेकिन हमें पता है कि 8 चम्मच शक्कर डालने के बाद जैसे ही 8वीं चम्मच शक्कर आई तो इसने शक्कर ने क्या किया, गिलास के अंदर घुलना बिल्कुल भी बंद कर दिया। इसका मतलब 8 चम्मच से जैसे ही 9 चम्मच शक्कर हमने डाली, इसकी 9वीं चम्मच शक्कर डाली हमने, तो क्या हुआ, वो इसके अंदर घुली ही नहीं। तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ, नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व। मतलब हमने देखा कि भाई 7 तक तो घुल रही थी, लेकिन जैसे ही 8वीं और 8वीं के बाद की आई तो वो इसके अंदर घुल नहीं रही है। तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बना उसे हमने क्या बोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। No more solute can dissolve in a solution, that is called saturated solution. If solute can dissolve in a solution, that is known as unsaturated solution. और हम अगर किसी भी तरह से टेम्परेचर को बढ़ा दे और उसके अंदर 8-9 चम्मच से ज़्यादा शक्कर डाल दे, मतलब 10 चम्मच शक्कर डाल दी हमने उसके अंदर, इसका मतलब मोर सॉल्यूट हो गया डिजोल्व। सैचुरेटेड से ज़्यादा सॉल्यूट कर, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा हमने सॉल्यूट घोल दिया है, मोर सॉल्यूट डिजोल्व। और वो कैसे है, क्योंकि ये तो फिक्स टेम्परेचर पे हुआ है, जो इसका टेम्परेचर है वो इसका टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ हमने जो किया है वो टेम्परेचर को बढ़ाकर ज़्यादा घोला है। मतलब उसके अंदर 8 चम्मच शक्कर घोल सकते थे, लेकिन इसके अंदर 10 चम्मच घोलनी अगर, तो हमें क्या करना पड़ा, इसको गर्म करना पड़ा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा को घोला और जा सकता हो। तो जब सॉल्यूट की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता हो टेम्परेचर बढ़ाकर, तो उसे बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शायद हमको समझ आ गया होगा तीनों टर्म्स के बारे में। देखो दोबारा समझते हैं एक बार और। पहला है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसका मतलब है कोई सॉल्यूट को हम नहीं घोल सकते, खत्म। नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट को और ज़्यादा घोला जा सकता है, और मात्रा उसकी घोली जा सकती है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर या हीट दे दें उसको, तो उसमें क्या होगा, जो सैचुरेटेड के अंदर घुलने जा सकने वाली मात्रा थी उससे भी ज़्यादा इसको घोला जा सकता है। तो हमने पांचों टर्म्स हमने एक बार वापस से रिपीट करते हैं। पहली टर्म्स हमने क्या पढ़ी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरी टर्म्स हमने क्या पढ़ी, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें क्या पढ़ा हमने, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड, जिसमें सॉल्यूट को घोला जा सकता है, तो उसे अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, टेम्परेचर या हीट देकर हम सॉल्यूट को ज़्यादा घोल पाते हैं, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने सारी टर्म्स के बारे में सुन लिया है। अब हम कंसंट्रेशन की टर्म्स चालू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंसंट्रेशन के अंदर हम टर्म्स चालू कर रहे हैं। सबसे पहली कौन सी, मास परसेंटेज। चलो स्टार्ट करते हैं हम। चलो अब हम आगे चलते हैं, और पहली टर्म्स हमारी है कंसंट्रेशन टर्म्स, हम चालू कर दिए हैं। और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम सबसे पहली टर्म्स पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज। कौन सी टर्म्स पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज। देखो जैसे कि हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स हमारे होते हैं। एक होता है सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में होता है, और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट जो कि मोर अमाउंट में होता है। तो मास परसेंटेज को हम किससे डिनोट करेंगे, या तो हम इसको m/m से करेंगे, या परसेंटेज W/W से करेंगे। दोनों से हम इसको डिनोट करेंगे, दोनों में से किसी एक से कर लेंगे। अब जैसे मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है, तो मैं लिखूंगा मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और लिख इंग्लिश में रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ताकि हमारे दोनों मीडियम इसमें कवर हो जाए। और 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है, और किसी भी के भी आगे परसेंटेज लगा है तो उसे हमने 100 से गुणा कर देना है। हिंदी में अगर इसको बोलना हो तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 100, और ये तो बिलियन है ही, बराबर है विलेय प्लस विलायक।
और इसके अंदर, इस टर्म्स के अंदर जो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर, सॉल्यूशन आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको हमको 100 ग्राम लेके चलना है। ऐसे मानो कि इसको अज्यूम कर रहे हैं हम, और वो कितना लेना है, अज्यूम तो क्या 100 ग्राम ही लेके चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, क्योंकि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, 100 पे, इसलिए इसको मास भी हमने सॉल्यूशन का कितना ले लिया, 100 ग्राम। तो अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं, मास परसेंटेज को चलो ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास कितना मान लिया हमने, 100 ग्राम, तो हम लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है इसकी वजह से 100। तो इसकी अगर डेफिनेशन देनी है तो हम इससे दे देंगे, और वो देंगे क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे आएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें ऐसे दे दिया कि 10% ग्लूकोज मास परसेंटेज के हिसाब से बताना है। दोबारा सुनेंगे, 10% ग्लूकोज मास परसेंटेज के हिसाब से हमें बताना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, पहले हम सबसे पहले इसको ही खोलेंगे, क्योंकि मास परसेंटेज पे बेसिस कैलकुलेशन है हमारे पास। तो 10 और परसेंटेज का मतलब होता है 100, और हमने बोला था अभी इसका फॉर्मूले में दोनों तरफ क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो मास माना है 10 ग्राम, ये किसका है, सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 100 और 10 ग्राम, और 100 ग्राम किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन का। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हमने ये तो 100 ग्राम ले लिया है, सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम आ गया है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट क्या रहा है हमारे पास, 90 ग्राम। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा किसी क्वेश्चन में, तो हम उसको क्या ले लेंगे, 90 ग्राम। 100 में से 10 घटा के कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। और अगर चूंकि इसमें कहीं भी वाटर वगैरह नहीं दिया है हमको सॉल्वेंट के बारे में, तो अगर हमको सॉल्वेंट कभी दिया नहीं जाए क्वेश्चन में, सॉल्वेंट अगर नॉट गिवन है, तो हमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेना है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलना है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट को क्या बोला जाता है, वाटर। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमेशा सॉल्वेंट की जगह क्या लिखेंगे, वाटर, क्योंकि वाटर क्या चीज़ है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दोबारा सुनेंगे, पहली टर्म्स हमारी कंसंट्रेशन की, वो है मास परसेंटेज, जिसको डिनोट करते हैं परसेंटेज m/m से या W/W से। दूसरा सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज बराबर कितना है, इसका फॉर्मूला हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना लेके चलना है, 100 ग्राम, तो पर ये कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट बटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ से बना ली है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। हमने उसको, जैसे काफ़ी बार हमें क्वेश्चन में यूज होगा ऐसे, तो हम उसको कैसे खोलेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को खोल देना है, फॉर्मूले को देखना है ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ऊपर क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें दिख गया मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है। नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ दिख गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। अगर ये 100 है, ये 110 है, तो सॉल्वेंट कितना आया अपने पास, 90 ग्राम। और अगर हमारे पास सॉल्वेंट कभी किसी क्वेश्चन में दिया नहीं जाए, तो हम सॉल्वेंट की जगह क्या लिखेंगे, वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हमारी पहली टर्म्स हुई है जिसका नाम है मास परसेंटेज, और इसमें हमने एग्जांपल के साथ उसको खोल भी लिया ताकि हमें एक एक स्टेप समझ आए अच्छे से। चलो अब हम चालू करते हैं इस कंसंट्रेशन की दूसरी टर्म्स। अब हम चालू करते हैं दूसरी टर्म्स कंसंट्रेशन की। हमारी दूसरी टर्म्स कौन सी है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको किससे दर्शाते हैं हम, परसेंटेज V/B से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ, इस पिछले वाले में मास ऑफ सॉल्यूट आया था, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा, 100। जैसे उसमें 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन माना था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कितना मान के चलेंगे, 100 ml। क्या मान के चलेंगे, 100 ml। तो मैं अगली स्टेप लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना लेके चलना है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमको कितना लेके चलना है, 100 ml। ओके, तो अगर इस फॉर्मूले को हम वापस से लिखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा परसेंटेज बी बाई बी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो कितना आ जाएगा, ये हमने 100 ले लिया ना, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन भी बन गई है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या कहेंगे हम, परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में विलेय का आयतन जो बिलियन के 100 ml में घुला हो उसे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत। दोबारा सुनेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान के चलेंगे हम, 100 ml। तो हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो भी ml में होगा, क्योंकि ये भी ml में है। और अगर हमको इसको लिखना है, डेफिनेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हमारे पास हो गया। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आएगा, जैसे 10% एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10% एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर, और ये सब जो लिखा है वो वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से लिखा है। तो हमें इसको खोलना है, उसमें ये बताना है कौन कितना है। तो मैंने अभी बताया परसेंटेज को खोलेंगे हम, तो सीधा परसेंटेज पे दिमाग लगाएंगे। 10% का मतलब होता है 10/100। अब चूंकि हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये भी ml में लिखेंगे हम, और ये भी हमने ml में लिखा होगा। ऊपर क्या लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और नीचे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है। अब बताओ, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है और सॉल्यूट का कितना है हमारे पास 10 ml है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट का कितना रहा होगा, 90 ml। और इस बार तो दे भी रखा है सॉल्वेंट कौन है, वाटर, क्योंकि वाटर में घोला है हमने। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो वो आंसर आ जाएगा 90 ml। तो देखो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 10 ml, सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम 90 ml, और सॉल्यूशन का कितना है 100 ml। तो इस तरह से जब हमारे पास क्वेश्चनों में बीच में आएंगे तो हम इसको अच्छे से खोल देंगे। तो ये हमारे पास दूसरी टर्म्स भी खत्म हुई यहाँ पर। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो दोबारा सुनेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज़ होती है, फॉर्मूला में याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर इसमें अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेके चलेंगे हम, 100 ml, और इसलिए इसका डेफिनेशन हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन बोलनी है तो कैसे बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हमने पूरी तरह से खोल दिया है। देखो हमको तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, इसको ही पकड़ा था यहाँ से 10%। इस बार ये बी परसेंटेज बी बाई बी में है, और वो उस बार क्या किस में था, मास परसेंटेज में। तो हमने पूरा खोल दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 ml। तो ऐसे करके हमारी कंसंट्रेशन की दूसरी टर्म्स भी खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज पे, जो इस कंसंट्रेशन के अंदर थर्ड टर्म्स हमारी है। चलो चालू करते हैं उसको। अब हम चालू करते हैं थर्ड टर्म्स कंसंट्रेशन की, और वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे हम। फॉर्मूला पहले तो डिनोट किससे करते हैं, परसेंटेज m बाई बी से भी कर सकते हैं और w बाई बी से भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज m बाई बी, देखो ऊपर मास आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे वॉल्यूम है तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज भी है तो साथ में किससे गुणा कर देंगे, 100 से। और मास ऑफ सॉल्यूट हमको किस में लेनी है, ग्राम में, और ये किस में लेना है, ml में। और हमने अभी बताया इसको कितना लेके चलो, नीचे वाली को 100 ml। तो इसको अगर हम और लिखना चाहे तो ढंग से कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में है डिवाइडेड बाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या, 100। तो परसेंटेज m बाई बी की डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज।
देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज हमें समझ आ गया होगा, दोबारा सुन लेंगे एक बार क्या होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज एम बाई बी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको अगर हम देखो 100 ml ले ले तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, क्या इसको हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में कैसे बोलेंगे भाई, विलेय का द्रव्यमान जो विलेन के 100 ml में उपस्थित है, घुला हुआ है, उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इस तरह से हमने तीन टर्म्स जो इसकी थी वो मास बाई मास परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज हमने इसके अंदर पढ़ लिया। जैसे काफ़ी बार तुम हमको दिया जाए कि 40% वेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कुछ दे दिया है और मान लो सॉल्यूट दे दिया, हमको नाम नहीं दिया, कुछ भी दे सकता है वहाँ पे। तो हमें यहाँ से पता करना है, देखो मैंने बोला परसेंटेज को खोल दो तुम तो बस, और कुछ नहीं करना है। तो 40/100 और इसके फॉर्मूले को देख लो एक बार, ऊपर मास होता है तो मास को लिख लो ग्राम में और इसको लिख लो ml में। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है और वो कितना है 40 ग्राम, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट अब दिक्कत ये आ गई है कि हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं है, सॉल्वेंट का जो मास होता है वो नहीं है। वो कैसे निकाले, क्योंकि एक मास में है, एक तो मास वाली टर्म्स है और एक वॉल्यूम वाली टर्म्स है। तो अगर हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम डेंसिटी का इसका यूज करेंगे, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बटा वॉल्यूम। तो तब हमको जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ आया तीनों टर्म्स। पहली टर्म्स कौन सी थी, मास, जिसको हमने परसेंटेज एम बाई एम लिखा था, जो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था। दूसरी टर्म्स परसेंटेज बी बाई बी, इससे अंदर क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरी टर्म्स हमारे पास क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास आ गई। हमको अच्छे से फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए और धीरे धीरे वो याद भी हो जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन टर्म्स हमने पढ़ी, अब हम चौथी टर्म्स पर चलते हैं। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और उस सॉल्व के अंदर हमने तीनों जो टर्म्स पढ़ी है उनको यूज कर लेते हैं एक बार, कैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CCl4, और इसके साथ कंडीशन क्या दी है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। हिंदी में भी सेम है, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें मास द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यदि हमें बेंजीन के 22 ग्राम किसके अंदर घुले हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम के अंदर घुले हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि दो टर्म्स हमारे पास होती है, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। सॉल्यूट हमारे पास जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे कम मात्रा में कौन है, बेंजीन जो कि 22 ग्राम है, और ज़्यादा मात्रा में कौन है, CCl4। तो हमारे पास जो ये 22 ग्राम तो ये है, और 122 ग्राम हमारे पास क्या है, CCl4। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना आ गया, 144 ग्राम, और यही क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया था कि मास परसेंटेज कितना होगा बेंजीन का, पहला क्वेश्चन। तो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज m बाई एम, मास परसेंटेज, और वो भी किसका, बेंजीन का। तो इस बार बेंजीन जो यहाँ लिखा जाएगा वही मास, हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नाम क्या है इस बार बेंजीन, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज की बात है इसलिए 100। तो बेंजीन का मास कितना है, क्वेश्चन में दिया है शायद, बेंजीन का मास हमको दिया है ये रहा 22 ग्राम, देखो ये दिख रहा है 22, और मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं कितना, 144। तो ये 144 इंटू 100, और इसको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है हमको, 11 बार 2 7 14 2 दूनी 4, तो 1100/72 आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। कैलकुलेशन तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना था बस। और गुना भाग कर लेंगे उसको, 1100/72 में भाग दे देंगे, और ये जो आंसर आएगा वो आएगा 15.28, 15.28%। डिवाइड वगैरह कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या दिया है, किसका मास परसेंटेज निकालना है, CCl4 का। यहाँ लिखा है ना CCl4 का मास परसेंटेज, तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4।
तो इस बार इसका मास लिख देंगे ऊपर, जो कि कितना है 122 ग्राम, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन 144, इनटू में कितना 100। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, 2 चुकी 12, 2 कम 2, 2 4, 6100/72, और इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 84.72। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखो हमने मास परसेंटेज के ऊपर पूरा क्वेश्चंस कर दिया है कि पहला हमने बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल दिया, कैसे होगा सॉल्व, ऐसे। और अगर हमें CCl4 का पूछा जाएगा तो हम ऐसे निकाल देंगे, और फॉर्मूला लगाना है, कुछ नया कुछ करना नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ बेंजीन लिख दिया है, अगले में CCl4 लिख देंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो हम आगे पढ़ते हैं 4th नंबर की टर्म्स को। चलते हैं, अब हम चलते हैं 4th नंबर की टर्म्स, जो कम काम की, हमारे बहुत कम काम आती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि NCERT में दे रखा है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम PPM बोलते हैं, हिंदी में भी यही है, पार्ट्स प्रति मिलियन, उसको पार्ट्स प्रति मिलियन बोल देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, इसको शॉर्ट में हम PPM से दर्शाते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम, और उसमें लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मिलियन लिखा हुआ है और मिलियन का मतलब है 10⁻6। जैसे उसमें परसेंटेज लिखा था तो हम 100 से गुणा करते थे, इस बार मिलियन लिखा हुआ है इसलिए हमने 10⁻6 से गुणा कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल हमको कभी मान लो ऐसे दे दिया है कि 10 ppm ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो अगर हमसे पूछा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का नाम पता नहीं हमें, कुछ भी दे सकता है, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो है 10⁻6 ग्राम। तो 10⁻6 ग्राम में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे उसे बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। और वेरी वेरी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, उनकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम PPMs का यूज करते हैं। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर कहाँ यूज करते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता हमें बतानी है तो उसको PPM में बताया जाता है। कि किस में बताया जाता है, PPM में। तो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम PPM का यूज करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर बताने के लिए हम PPM का यूज करते हैं। 10 ppm का मतलब है उसमें सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10⁻6 ग्राम। तो अगर उसको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। एक टर्म्स और होती है इसकी जैसी है, बस उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको हम पार्ट्स पर बिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ बस 10 की पावर बिलियन का मतलब है 10 की पावर 9 आ जाएगा और बाकी कोई चेंज नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर कितना 9, बस और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे हम। तो PPM अगर पूछा है तो 10⁻6 लिख देंगे, अगर PPB पूछा है पार्ट्स पर मिलियन तो हम 10⁻9 कर देंगे। तो ऐसे करके चौथी और पांचवी टर्म्स तो सिंपल है, कभी कभी काम आएगी हमारे, तो हमने इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दिया है। अब जो इसके बाद हमारी टर्म्स आ रही है जिसको नाम है मोल फ्रैक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम उसको अच्छे से करते हैं। चलो अब हम चलते हैं, देखो अगली टर्म्स पर। अगली टर्म्स है हमारे पास 6 नंबर की, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, मोल भिन्न। क्या बोलेंगे, मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू द, क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वन कंपोनेंट। मान लो उसके अंदर 2 कंपोनेंट है तो हम किसी एक कंपोनेंट की मोल लिख देंगे यहाँ पर, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, स्पेलिंग सही है, और लिख देंगे टोटल मोल्स, नीचे क्या लिख देंगे, टोटल मोल्स। बस इसका जो रेशियो है हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे फ्रैक्शन का मतलब है 2/3, तो ये अंश है ये हर है, मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, उनको रेशियो को क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। तो हमारे पास भी यही है, न्यूमरेटर में कौन बैठा हुआ है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जैसे एग्जांपल से हमें बहुत अच्छे समझ आएगा कैसे। मान लो हमारे पास 2 कंपोनेंट है A और B, तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल चल रहा है और ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसको हमने A और B में दे दिया है। मैंने बोला कि इसके जो मोल है कंपोनेंट A के, वो है Na, N से मैं मोल को दर्शा रहा हूँ, और इसके जो मोल है वो है Nb। तो अब हमसे ये पूछा जाएगा कि टोटल मोल कितने हो गए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के कितना आएगा Na प्लस
NB, कितना आएगा Na प्लस NB। अब हमसे पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन बताओ कंपोनेंट A के और कंपोनेंट B के, तो हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन बराबर, देखो फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे A का पूछ रहा है तो A के मोल कितने हैं Na, और टोटल मोल कितने हैं Na प्लस NB। ऐसे अगर हमसे B का पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? NB अपॉन Na प्लस NB, और इसे हम दर्शाते हैं X से। किससे दर्शाते हैं? X से। चूंकि ये मोल फ्रैक्शन B का है तो हमने B लिख दिया है, और ये मोल फ्रैक्शन A का है तो हमने इसको A लिख दिया है। देखो X से प्लस X से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर होगा उस A के मोल बटा टोटल मोल। ऐसे B का पूछा है तो B के मोल बटा टोटल मोल। अब हमसे यहाँ पर एक चीज़ और साफ साफ दिख रही है कि हमारे पास कंपोनेंट A और B थे, तो इन दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम कितना आएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ उसको। मोल फ्रैक्शन का सम वैसे तो हमें पता है कितना आएगा 1, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। X से प्लस एक्स भी कितना आएगा चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू थी Na अपॉन Na प्लस NB, और इसकी वैल्यू थी NB अपॉन Na प्लस NB। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो सेम सेम है तो जो सेम होता है वही एलसीएम भी है। Na प्लस NB, ये से कट जाएगा तो Na, और ऊपर क्या है NB, और दोनों सेम सेम है इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 1। और आगे से याद भी रखना है मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट है A और B उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा 1। तो जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो किसी एक को निकाल लेंगे। मान लो x से निकल गया, जैसे हमारे पास x से आ गया, तो फिर हमें x भी निकालने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से x भी कितना आ जाएगा 1 माइनस x से, एक में से घटा देंगे दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? देखो फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात, हमने पूरा एग्जांपल के साथ समझा कि अगर A और B कंपोनेंट है उसके मोल Na और NB हैं तो टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस NB, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा जिस भी कंपोनेंट की बात हो रही है उसके मोल रख देंगे ऊपर और टोटल मोल नीचे। जैसे A की बात है तो A के मोल बटा टोटल मोल, B की बात है तो B के मोल बटा टोटल मोल। मेरे को लगता है यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये मोल फ्रैक्शन, बस इतना सा। आगे हम चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे, ताकि हमारा मोल फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो भाई, ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं एक बार। देखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है, और साथ में ये भी दे रखा है कि 20%, देखो यहाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, 20% C2H6O2 इज प्रेजेंट बाई वेट इन सॉल्यूशन। वेट परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वेट परसेंटेज हो या मास परसेंटेज हो, वो कैसे निकालते थे हम? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हम ये करते थे। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे। अब इसी को यूज करना है हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20%। और मैंने अभी अभी बताया था जब इसको पढ़ाया था थोड़ी देर कि हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दोनों तरफ मास होता है। तो जैसे हमको 20% दिया है तो परसेंटेज का मतलब होता है 20/100। तो हमें क्या करना है, इसके पीछे भी ग्राम लगा देना है और इसके पीछे भी ग्राम लगा देना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर कौन बैठा होता था? मास ऑफ सॉल्यूट। कौन बैठा होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे कौन बैठा होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पास क्या क्या आ गया? देखो, सॉल्यूट का मास कितना आ गया हमारे पास? 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 100 ग्राम। तो इसके आधार पर हमने देखा कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा ना भाई, क्योंकि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्यूट हमारे पास 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट ही बचा, और सॉल्वेंट 20 में से 20 घटा देंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 80 ग्राम। चूँकि इसमें कहीं भी सॉल्वेंट नहीं दिया है, नाम नहीं दिया उसका, तो हम क्या मानते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट की कहानी नहीं दी हो तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं वाटर, तो वाटर को क्या मान लेते हैं? सॉल्वेंट। तो ऐसे करके हमारे पास तीनों के मास आ गए। चलो भाई, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये तो एक पार्ट हुआ है इसका। अब देखो, कंपोनेंट छांटते हैं। जब भी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे हम, तो सबसे पहले कंपोनेंट ढूंढेंगे। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? सॉल्यूट हमारे पास दिया है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका नाम है C2H6O2, और सॉल्वेंट का नाम क्या है? वाटर। दो कंपोनेंट है हमारे पास और इनको घोल के सॉल्यूशन बना दिया गया। तो इसका मास लिख दे रखा है क्वेश्चन में, कितना मास दिया है क्या? हाँ, 20 ग्राम कितना दिया है सॉल्यूट का मास, और वो है 20 ग्राम। वाटर का कितना दे रखा है? 80 ग्राम।
और अगर हमें मोल निकालना है, क्योंकि हमें मोल की जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन में, इसलिए उसके लिए मास के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए, तो मैं उसको MW से दर्शा लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट को। तो इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, देखो करो उसको, एक कार्बन का 12 तो 12 दूनी 24, दो कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन का एक तो 6 का 6, एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, और 32 और 6 38, 4 62, ये तो 38 42 और 42 10 52 10 62, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 52। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता ही होता है H2O का कितना 18 ग्राम। ओके, अब हमें चाहिए मोल, मोल हमें चाहिएंगे, तो मोल कैसे निकालते हैं भाई हम, इसको मैं W से दर्शा लेता हूँ, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 20 बटा 62, तो इसके मोल आ गए। ऐसे इसके मोल निकालने होंगे हमको, तो वेट कितना है इसका 80, और 80 बटा 18 क्या आ गया, इसके मोल आ गए। तो हमने ऐसे करके क्या निकाल दिए, दोनों के मोल। अब हम क्या निकालते हैं बताओ भाई, अब हमें तो सीधा फ्रिक्शन निकालना है। किसका निकालवाना था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट मोल फ्रिक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल के, मतलब C2H6O2 के, और मैंने बोला था जिसका पूछा जाए उसके मोल रख देंगे। तो किसका पूछा गया है, C2H6 के, और C2H6 के मोल कितना है हमारे पास 20 बटा 62। कैलकुलेशन हम आराम से बैठ के कर लेंगे, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। और टोटल मोल क्या है, टोटल इसको और इसको जोड़ देंगे, ये टोटल मोल हो गया हमारे पास, तो 20 बटा 62 प्लस 80 बटा 18, और यही इसका क्या होगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से बैठ के, सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। इन दोनों को एलसीएम एलसीएम लेकर काट पीट कर लेंगे, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा इसका 0.068, 0.068 मोल फ्रिक्शन आ गया इसका। और अगर हमें दूसरा चाहिए होता वाटर का, तो हम, मैंने पहले ही बोला, देखो ऊपर कॉन्सेप्ट में लिखा भी था, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उनका सम कितना होगा एक, तो एक में से घटा देंगे सीधा ही उसको 1.068, तो इसको जब घटाएंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.932। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, और ये पूरा बेसिक बेस था मोल फ्रैक्शन पे, और अच्छा क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें वेट परसेंट भी आया है और मोल फ्रैक्शन भी आया है। तो दोबारा सुन लेंगे एक बार, क्योंकि हमने देखा कि 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो यहाँ से हमने देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन तो साफ दिखा था। सॉल्वेंट हमने निकाल लिया 80 ग्राम। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग टेबल में रख लिया, सॉल्यूट का मास लिख लिया, मॉलिक्यूलर वेट अनुभार लिख लिया, उससे मोल निकाल लिए, क्योंकि हमें मोल की जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले में। अब अगर हम C2H6 का निकाल रहे हैं तो इसके मोल बटे टोटल मोल रख के इसके क्या निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, और एक में से घटा कर सॉल्वेंट के भी निकाल देंगे। तो ऐसे करके हम मोल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो अब अगली टर्म्स पढ़ते हैं हम। अब हम अगली टर्म चालू करते हैं जो कि हमें बार बार काम आती है, जिसका नाम क्या है, मोलरिटी, और इसका नाम क्या है, मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी कैसे होगी, पहली बात इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं हम, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इस बार हमने इसको किस में लिया है, लीटर में, और ये मोल हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन, जो कि लीटर में लिखा गया है। और अगर हम इसको बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, अगर मैं इसको 1 लीटर मान लो तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। क्या बोलेंगे हिंदी में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, दोबारा सुन लें, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ये हमको समझ आ गया, इस फॉर्मूले से समझ आ गया अच्छे से। दूसरा हम देखें, अगर इसको मोल का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से बार बार सुनते भी आ रहे हैं हम, क्या होता है भाई, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या चल रहा है, वॉल्यूम, और जो कि किस में लिखा गया है, लीटर में। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट और इनटू में बी, और वो लीटर में आ गया है। तो अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये करेंगे, और अगर ml में है तो हम क्या कर देंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे नीचे, वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो हो जाएगा W इंटू MW इंटू बी, और ये है ml में। अगर ये ml में पहुंच गया है तो ये इसके साथ कौन गुणा चला जाएगा, 1000,
अगर लीटर में है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम अगर मीटर में और मिलीलीटर में है तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऐसे करके हमारी मोलरिटी खत्म हो जाएगी। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट बट बड़ी सिंपल है, ऊपर मोल आ रहा है नीचे लीटर रहता है, इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल बटा लीटर। चूंकि वॉल्यूम आ रहा है, देखो जहाँ पे भी वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये जो हम लिख देंगे यहाँ पर मोलरिटी, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो मोलरिटी भी किस पे करेगी, टेम्परेचर पे। मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जबकि मोलरिटी नहीं करेगी। आगे अगली वाली टर्म्स दोबारा सुनेंगे, मोलरिटी क्या चीज़ है, डेफिनेशन हमको अच्छे से याद हो गए होगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ